नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर जेपी स्पोर्ट सिटी में। ये वही स्पोर्ट सिटी है जो एक वक्त ख्वाब की तरह लोगों को बेची गई थी। हज़ारों बायर्स ने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी और उसके साथ में फ्लैट्स बुक कराए, लेकिन उन लोगों को बदले में मिला एक लंबा इंतज़ार और आज तक वो अपनी पोजीशन का इंतज़ार कर रहे हैं। जेपी ग्रुप देश का एक बहुत बड़ा ग्रुप, नामी गिरामी ग्रुप, यमुना एक्सप्रेसवे बनाई, न जाने कितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के प्लांट्स बनाए उन्होंने, टिहरी डैम उन्होंने बनाया, सरदार सरोवर डैम उन्होंने बनाया, फार्मूला 1 रेस करवाई देश में पहली बार। इन सब के बाद में लोगों को लगा था कि जो स्पोर्ट सिटी बन रही है ये उनके सपनों का महल होगा, लेकिन इस सपनों का महल बहुत जल्दी ढहने लगा और लोग लंबे इंतज़ार में फंस गए। इस बीच में जो जिम्मेदार लोग थे, जैसे कि नोएडा अथॉरिटी, प्रशासन के और लोग, सरकारें, वो सब कहाँ रहीं जब बायर्स अपना इंतज़ार कर रहे थे और पोजीशन को लेकर के दर दर भटक रहे थे। इसको समझने के लिए आज हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं, क्योंकि जेपी एकमात्र ग्रुप नहीं है। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें बायर्स फंस चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कि बायर्स फंसे हुए हैं। अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके वो ईएमआई दे रहे हैं बैंक का, क्योंकि लोन ले करके उन्होंने ये घर खरीदे हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, और साथ के साथ वो किराए पे रहने को भी मजबूर हैं, क्योंकि उनको अभी तक पोजीशन ही नहीं मिला हुआ है। ये जो बायर और जो बिल्डर है, इसके बीच में जो गैप बनता चला जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तमाम एक्ट्स आ गए, रेरा एक्ट आ गया, एनसीएलटी कोड बन गए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय हो पा रही है, और जो ये अविश्वास है ये क्यों पनप रहा है? इसको समझने के लिए आज हम कुछ लोगों से मिलेंगे जो बायर्स हैं जेपी ग्रुप के, उनसे मिलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने ज़मीनें खरीदी थी तो कैसे इस ट्रैप में फंसते चले गए, क्योंकि एकमात्र कुछ लोगों की कहानी नहीं है, ये देश के तमाम हज़ारों लाखों लोगों की कहानी है, जिनसे लाखों करोड़ों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। और ये पूरी जो एक इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो अभी हम उनसे समझेंगे कि भाई अभी क्या स्थिति है, और इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको कोई उम्मीद की किरण अभी नज़र आ रही है। तो राजपाल जी, इस वक्त हम कहाँ पर हैं? अभी हम कंट्रियों इसमें जेपी स्पोर्ट सिटी में हैं, और हम जो जा रहे हैं कंट्रियों 1 और 2 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ राइट हैंड साइड पर कासिया बना हुआ है इसके, और ये क्लब है इनका, यहाँ पे जो बनाना था इन्होंने अभी अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके भी आप लोगों ने सब पैसे? हाँ, इस सब के इसके पैसे दे, भी उन्हीं के प्रोजेक्ट है। तो ये इस स्थिति में कितने साल से पड़ा हुआ है? ये करीब 10-12 साल से, तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है। ऐसा ही है? हाँ, कोई शुरू में ही बन रहा था, उसके बाद सबसे बंद हुआ, तब से तो चालू हुआ ही नहीं है। अच्छा। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे उसका है अपना फार्मूला 1 का ये सारा पार्किंग एरिया है। अच्छा। इस एरिया में गाड़ी पार्क होती है जब कभी यहाँ कोई इवेंट होता है। तो फिलहाल तो यहाँ हालत बहुत खराब है। तो आपने यहाँ पर घर कब लिया था, मतलब जमीन? मैंने 2013 में लिया है ये। अच्छा। मतलब जैसे भी पहले से बेसिकली ये प्रोजेक्ट तो 2010 में लॉन्च हुआ है। और उसके बाद जैसे फार्मूला 1 का ट्रैक ये बन गया ना, तो लोगों का इंटरेस्ट जागा, तो लोग ज़्यादा आए। अच्छा। तो उसके बाद इसकी सेल अच्छी हुई है। ये सारा का सारा ये हालत में है। वैसे तो बहुत सुंदर है, अभी भी सुंदर है, ऐसा नहीं है। हाँ, इस हालत में अभी भी सुंदर है। ये बुलेवर्ड करके ये भी एक इनका एक अपार्टमेंट का है। अच्छा। ये जो लगा हुआ है, हाँ, ये भी अपार्टमेंट है। अच्छा। और स्पोर्ट सिटी तो बहुत कितने एकड़ में होगी लगभग? ये 1000 हेक्टेयर में है, जो जितनी जानकारी मुझे है। अच्छा। ये, हाँ, ये क्लब हाउस है। ये आधा बना पड़ा है, ये वाला पूरा, ये और आगे तक जाना है, काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। एकदम वैसा लग रहा है जैसे कि नहीं, फैक्ट्रियां जो बंद हो जाती थी, बिल्कुल वैसा हाल सा दिख रहा है। हालत है। पर पैसा तो बहुत ऐसा नहीं है, लगा नहीं है, बहुत लगा हुआ भी है। बट अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टेंस कुछ ऐसे बने कि हम लोग सफर कर रहे हैं। यहाँ से आप कंट्री होम का ये है ना, कंट्री होम का पी ब्लॉक शुरू होता है। ये देखिएगा सामने पी ब्लॉक का बोर्ड लगा हुआ है, कंट्री होम 2। अच्छा। तो ये कंट्री होम 2 है, और आपकी जमीन है? यहाँ पे हमारी जमीन है। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये हालत है, पूरा बबूल लुका हुआ है।
ये किसानों ने सब खेती कर रखी है। राइट हैंड को आप देखेंगे ना, सब फार्मर्स ने प्लॉटों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और यहाँ देखो जंगली जानवर घूम रहे हैं। नीलगाय। नीलगाय है। दिन में नीलगाय दिख गई। अभी ये 2 साल पहले यहाँ पे थोड़ा सा जेपी ने काम किया था, तो ये सब सुधार दिया था उसने, सब काट कूट दिया था। अब ये देखो इसको भी शूट कर ले सकते हो आप, देखिएगा कितने जानवर आपको एक साथ कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी उसमें आ गया हूँ, जंगल में आ गया। हाँ, ये जैसा है अब तो ये जंगल ही है, ये फॉरेस्ट ही है जब तक ये डेवलप नहीं होता। अब इधर देखिए सारे किसानों ने गेहूं बोए हुए हैं, सबने फसल काट रखी और है ये जेपी की लैंड? ये सब जेपी की लैंड है, सारी जेपी की लैंड है। हमारा भी प्लॉट इसी में है, जो फार्मर जिसमें बैठे हुए हैं ये, इसमें हमारा भी यही प्लॉट है, इसी जगह पर ही है। अच्छा। हाँ, मैं आपको उधर अगर देखो सही होगा रास्ता तो वहाँ तक जाएंगे। तो आपकी पैमाइश वगैरह हुई थी जमीन? हाँ, वो सब कुछ मार्किंग सब हुई थी। सब हुई है, मतलब आपको पता है कि हाँ ये हमारी जगह है, वहाँ तक रोड भी है, सब कुछ है। मतलब रोड भी बना रखा उन्होंने, सभी कुछ है, व्यवस्था वैसे वो सब डाला हुआ है ना इसके अंदर, आप देखोगे। ये सीवर की लाइन है, ये तो ये सब बिजली के खंबे, ये सब डाले हुए हैं। बट क्या बोला जाए, मुझे लगता है। और ये है ग्रेटर नोएडा? ये ग्रेटर नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर ही है ये भी। ये सब ये देखिए किसानों ने ये सब बो रखी है। ये आपके मामले में नोएडा अथॉरिटी ने अभी तक क्या बोला है? नोएडा नहीं, यमुना अथॉरिटी है इसकी। यमुना अथॉरिटी है। अच्छा। यमुना अथॉरिटी का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो तो यही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में। अभी पहले हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट से जजमेंट हो गया, अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ये जो ये पोल खड़ा हुआ है ना, ये पोल, ये मेरा अपना प्लॉट है। अच्छा, ये बाहर दिखता है। ये पार्क है, बेसिकली 5-6 एकड़ का पूरा पार्क था ये। किसानों ने अभी तो खैर गेहूं की फसल बोई हुई है, खाली पड़ा है तो ये कर रहे हैं अब जैसे ही। तो ये आपको कब मिल जाना चाहिए था कायदे से? हमको मिल जाना चाहिए था 2016-17 में मिल जाना चाहिए था, 2016 एज पर एग्रीमेंट। अच्छा, तो 2017 में आपको मिल जाना चाहिए था, और फिर अपनी ज़मीन पे पता नहीं इन्होंने करंट तो नहीं लगाया हुआ, खेती करते हुए देख रहे हैं। अब ये देखो सब ये लोगों ने ये बांध रखा है, देखिएगा कहीं करंट डाला हुआ, करंट होगा वो उसके लिए बाड़ेबंदी कर रखी होगी। अभी देखिए ये तार लगा रखे किसानों ने, हमारे प्लॉटों के ऊपर भी है ये हालत है यहाँ पे। अभी उम्मीद है कि देखो अदानी को जा रहा है, तो अगर ये प्रोजेक्ट भी चला जाता है तो शायद हम लोगों के दिन सुधर जाए। और पूरा पैसा आप दे चुके हैं? पूरा पैसा। कितना पैसा दिया होगा आपने? हमने इसमें 1,07,00,000 दिया है। और 300 गज का? 300 गज का हमारा है। ये कोने वाला है जो खंबा है, ये बिल्कुल यहीं पर ही है, इसके साथ में सड़क भी है। 2018 में आप इतना पैसा दे चुके हैं? 2016 में रजिस्ट्री करा ली थी मैंने। 2016 में? 2013 में लिया था, 16 में रजिस्ट्री करा ली। इमेजिन करिए कि 2016 में 1 करोड़ रुपए में ज़मीन ले चुके हैं, और उस ज़मीन पर दूसरे लोग खेती कर रहे हैं। वही था। और इसके लिए मैं कई बार कह चुका हूँ, अथॉरिटी से भी बहुत रिक्वेस्ट किया है, बट अथॉरिटी कुछ जवाब नहीं। हमसे मांगा फार्मर कंपनसेशन, हमने वो भी दे दिया। मैंने यार तुम इनको हटाओ, हमसे पैसे ले लो जो चाहिए। इवन ज़्यादातर लोग देने को तैयार हैं, वो अब अथॉरिटी ले नहीं रही है, मालूम नहीं क्यों नहीं ले रही। समस्या पर है। और आपके जैसे यहाँ पर कितने, ये कंट्री होम्स 2 में ये है, यहाँ कितने लोग बायर्स होंगे जो फंसे होंगे? यहाँ तकरीबन टोटल जो प्लॉट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कितने प्लॉट्स हैं, मेरे पास इनका डाटा है। सब जगह बल्कि उन्होंने वो लगा रखे हैं, साइंस लगा रखे हैं सब जेपी। नहीं, सभी कुछ था यहाँ पे, सारी मार्किंग है, सबका प्लॉटिंग का नंबर है, सबका वो था। इन्होंने हटा दिया, फार्मर्स ने हटा दिया। ये 2513 प्लॉट्स हैं। 2513 प्लॉट्स हैं। और सब 300 गज के हैं? नहीं, वो छोटे बड़े सब तरह के हैं। 150 मीटर भी होगा, 200 भी होगा, 300 भी होगा, 250 भी होगा, 500 भी होगा, मतलब और भी बड़े होंगे। तो प्लॉट्स तो बहुत तरह के हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, बहुत बड़ा एरिया है ये। तो जब ये राजपाल जी आप देख रहे हैं, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी आपको आपकी ज़मीन तक नहीं मिल पा रही है, और इतने लंबे वक्त से पैसा फंसा हुआ है, मतलब ये कितना आपको मानसिक तौर पे कितना परेशान? नहीं, मानसिक तो सभी परेशानी है, हम क्या मतलब सारे ही परेशान हैं। बहुत सारे लोग तो यार इस सदमे से निकल भी गए,
कुछ तो अब इतना लंबा टाइम हो गया, जिन्होंने ख़रीदा था अपने एक बड़े होप से, बीच में कोरोना भी आया तो बहुत सारे तो उसमें निकल गए, मतलब इस दुनिया से ही इस चले दुनिया गए। से ही निकल गए। तो वो उन लोगों का क्या होगा, भगवान मालिक है, मुझे ही नहीं पता उनका क्या होगा। बट अभी फ़िलहाल तो ये है कि अब जो सिचुएशन बन रही है तो उससे लग रहा है कि शायद हो जाए, जल्दी कुछ ना कुछ हो जाए। आइए, और इनकी जो वो बिल्डिंग्स है वो भी हम देखना चाहेंगे। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अब आते हैं स्टोरी के सबसे ज़्यादा डरावने पार्ट की तरफ। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक ग्रुप की कहानी है तो आप गलत हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो देश भर में लगभग 5 लाख स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं या डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं, और उनमें से जो 2 लाख प्रोजेक्ट्स हैं वो दिल्ली एनसीआर में हैं। यानी कि हर दूसरा घर जो डिले हो रहा है वो इसी शहर में है, यहीं कहीं मेरे आसपास। आपने एक घर जेपी के साथ में कब खरीदा था? मैंने करीब 2011 में ये प्लॉट बुक किया था। एट दैट टाइम इवन ये जो गौतम बुद्धा सर्किट है उस समय ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, और हम लोग शायद वहां तक जा भी नहीं पाते थे, क्योंकि मैं उस समय जॉब कर रहा था। तो ये सोच कर खरीदा था कि रिटायरमेंट तक हम यहाँ पर अपना मकान बना पाएंगे। एंड क्योंकि मुझे एक बार जब मैं दिल्ली आईआईटी में पीएचडी कर रहा था तो मैं यहाँ पर विजिट किया, तो मुझे ग्रेटर नोएडा बहुत ही सिस्टमेटिक, साफ सुथरा और एक फ्यूचर सिटी लगी। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जब 2011 में खरीदा तो इट वाज वी हैव टू पे द मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, जैसे कि भाई कंस्ट्रक्शन बेस्ड। तो हम हमेशा समय समय पर जो भी किस्त थी, हमें पता है कि हमने किस तरीके से उस समय जो भी रेट्स थे वो अपने आप में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हाई रेट थे, बट स्टिल हमने ये सोचकर कि जेपी अच्छी चीज डेवलप कर रहा है एंड फ्यूचर में एक अच्छी चीज मिलेगी। 2000 आई थिंक 13 या 14 में मैंने इसकी रजिस्ट्री भी करा ली, पूरा पेमेंट कर कर। देखिए, ये प्लॉट है, जमीन है जो मेरे पेरेंट्स ने आज से 13-14 साल पहले खरीदी थी फुल पेमेंट देकर। हमारे प्लॉट्स की मतलब ये, मेरे फादर आज 90 प्लस हैं, मेरी मदर आज 80 प्लस हैं, तो उनका ये सब काम मैं ही देख रहा हूं उनके लिए, क्योंकि सब जगह भागना, देखना क्या केस चल रहा है, किस से बात करनी है, एसोसिएशन कहाँ है, उन सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे पेरेंट्स के लिए वो करना, तो वो सब मैं देख रहा हूँ। तो प्लॉट है जो रजिस्टर्ड है, क्योंकि समय रहते ही खरीदते ही हम लोगों ने रजिस्ट्री करा ली थी। कब रजिस्ट्री करवाई आपने ये? 2013 में शायद, अगर इफ मेमोरी सर्व्स, 2013 में करवाई थी रजिस्ट्री। और आपने फुल पेमेंट कर दिया? जी जी जी, उसके बिना रजिस्ट्री नहीं होती। पोजेशन वगैरह सब दे दिया गया था हमें, पोजेशन लेटर और रजिस्ट्री, उसी के बाद होती है रजिस्ट्री। 2012-13 में मैंने करीब जब रजिस्ट्री कराई तो उसके बाद से ही ये कंटिन्यूअसली लिटिगेशन में था, जबकि रजिस्ट्री में इट इज ए ट्राई पार्टी रजिस्ट्री। मेरे साइन है, अथॉरिटी के साइन है, और तीसरा जेपी एसोसिएट के साइन है। अब क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल बायर होता है उसको तो गवर्नमेंट और जेपी के बीच के टर्म्स एंड कंडीशन पता नहीं होती, और अगर वो पैसा, मैं तो बड़ा क्लियर, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, अगर वो पैसा जेपी ने अगर हर प्लॉट पर 70 रुपए, 100 में से 70 रुपए सरकार को जमा करने हैं, तो वो हमसे तो जेपी ले रहा है, वो जमा कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो सरकार जाने और वो जाने, बिल्कुल, अथॉरिटी जाने और वो जाने। एंड हमने इतनी बार, मैं आज की डेट में खुद 4 एसोसिएशन का मेंबर हूं जी। इस बीच में जब मुझे रहने की जगह नहीं मिली तो फिर मुझे अल्टीमेटली एक दूसरा फ्लैट लेना पड़ा, उस फ्लैट के ऊपर लोन लिया, उसके ऊपर हमने मतलब किस्तें पे की, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया इन एडिशन टू दिस। इस पैसे का तो आज की डेट में आप खुद ही जानते हैं मेरे से ज्यादा कि अभी हमें कोई भी, ठीक है अब एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, बट स्टिल इसमें इतना कुछ भी, कभी भी कुछ भी लैकुना आ जाता है कोर्ट कचहरी के ही नाम पर। 2 चीज़ें आपने बोली। एक तो आपने कहा कि आपने अपना रिटायरमेंट प्लान किया था, और घर बहुत बड़ी चीज़ होती है, आदमी अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देता है, फिर इस लूप में फंसना, इसने आपको इमोशनली कितना ड्रेन किया?
एक्चुअली हर बार ये लोग ये दिखाते रहे कि बस इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, अब होने वाला है। एंड नंबर टू, एग्जिट का तो कोई मेथड था ही नहीं। जब मैं रजिस्ट्री करा चुका हूं, पैसे दे चुका हूं, और कोई खरीदार है नहीं, तो मैं एग्जिट कर मतलब करूंगा कैसे? मेरे सामने तो एक्चुअली जो लोग, जिन लोगों ने 10-20% पेमेंट्स किए हैं, उनके पास तो एग्जिट मेथड है। लेकिन मैंने तो क्योंकि फुल पेमेंट कर दिया था, मेरे पास तो एग्जिट का मेथड ही नहीं है। मुझे तो इन एडिशन टू दैट दोबारा पेमेंट सारी करके एक नया घर अपने लिए परचेस करना पड़ा। कि मैं आज की डेट में आई एम 63, तो एक तरीके से मेरे पास मुझे आज की डेट में जेपी में रहना चाहिए था, स्पोर्ट सिटी में। और मैंने लैंड अपना दूसरा प्लॉट बेचकर ये खरीदा था। सोचो आप, ग्रेटर नोएडा में मेरे पास 120 मीटर का प्लॉट था, जो मैंने बेचकर इसको खरीदा था, ये सोचकर कि मैं 200 मीटर में अपना मकान एक अच्छी साफ सुथरी ग्रीन प्लेस पर बनाऊंगा। मैं उस वक्त करीब 50 साल या 51 साल का था जब मैंने ये खरीदा। और आप देखिए आज 62 ईयर हो गई मेरी उम्र। जब रजिस्ट्री कराई तब 52 साल का था, खरीदा तब तो और 4 साल पहले था। तो अब अभी 62 साल, उम्मीद यही थी कि 2-4 साल में घर बना लेंगे, बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, ठीक सा घर बना लेंगे। वो भी घर भी एक आर्थिक मदद होती है आदमी की ओल्ड एज में। तो अब नहीं हुआ, तो उसके बदले हमने फिर वो दूसरी जगह प्रॉपर्टी खरीदी, वहाँ घर बनाया। अननेसेसरी पैसा हमने वहाँ भी लगाया, वहाँ भी लगाया। अगर उस पैसे को व्यापार में लगाते तो नो डाउट है हम बहुत कमा रहे होते। क्या आपको ठगा हुआ महसूस होता है? भाई, ठगे हुए तो सारे जितने भी एक्चुअली जेपी में लोग हैं, सब अपने आप में। बिकॉज आज की डेट में इवन अगर मिल भी जाएगा ना, ये वो वाली कहावत है ना, अगर आपने कोर्ट केस किया है, जो जीत गया वो हार गया, और जो हार गया वो मर गया। तो अगर हम जीत भी गए तो भी इक्विवेलेंट टू वी आर लूजर्स। अल्टीमेटली सारा नुकसान देखिए, ना तो सरकार को होना है, भाई गवर्नमेंट में कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं। अल्टीमेटली इफेक्ट इंडिविजुअल को ही जाना है, चाहे वो बीसी शर्मा हो, चाहे दूसरा बायर हो, चाहे कोई हो। मेन सबसे ज्यादा इफेक्टेड वो लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास इतनी अताह में पैसा नहीं है कि वो 2-2, 3-3, 4-4 घर ले सकें। देखिए, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। बिकॉज मेरे पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी जो उन लोगों ने उसमें लगाया, उनका एक सपना कि वहां घर बनाना है, वहां जाके रहना है, खुला एरिया है, स्पोर्ट्स सिटी है, ये फैसिलिटीज हैं, बहुत डिमोरलाइजिंग हो जाता है। क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, होप कैन बी वेरी वेरी मिसलीडिंग। आप आशा करते हैं अच्छा अगले साल हो जाएगा, फिर अगले साल हो जाएगा, वो फिर चुभने लग जाती है, वो तंग करने लग जाती है, वो उम्मीद, वो होप। जी एक बात बताइए कि लोग बाग इतनी मुश्किल से एक घर, एक ज़मीन का ख्वाब देख पाते हैं, फिर उसके बाद उसको ख़रीदना, लोग इनफैक्ट लोन लेकर के, आप खुद बता रहे हैं कि आपने एक ज़मीन बेच करके यहाँ पर पैसा लगाया था। हम देख रहे हैं कि इस तरीके के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी तरीके से लटके हुए हैं, पोजीशन नहीं मिल पा रही है, बायर जो है वो लगातार परेशान है। तो एक जो डर का माहौल भी बनता चला जा रहा है रियल एस्टेट में कि लोग आ रहे हैं और फिर डर रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी इसी तरीके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता घूमूं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि एक आम नागरिक जो एक अच्छे घर में रहना चाहता है वो नहीं खरीद पा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भाई, इसकी सरकारी तो सिस्टम की है, गवर्नमेंट सिस्टम की है। मेरा इसमें जो अपना, जैसा मैं सोचता हूँ कि अगर कोई पीस ऑफ लैंड सरकार ने किसी बिल्डर को दिया है, राइट, कि मान लीजिए उसने सिर्फ 10% पेमेंट कर वो जो है दे देता है, और उसके बाद स्ट्रक्चर बनाते बनाते आदमी अलॉटी से 70% पैसा ले लेता है। और आज आप खुद देख रहे हैं कि एनसीआर में करीब कितने हजारों प्रोजेक्ट्स, आधी बिल्डिंगें आधी आधी बनकर सब बंद पड़े हैं। अगर यदि पैसा जो बायर है उसका एक प्रोपोर्शनेट पैसा सरकार को भी जमा होना चाहिए था, भाई तभी तो वो मीनिंग है। मान लो मैंने कि कोई मकान 1 करोड़ में खरीदा, उसमें से 80 लाख तो सरकार का है, तो वो बिल्डर का तो 20 लाख है। तो एक तरीके से उसे किस्त देनी थी ना, बिल्डर को वो किस्त देनी थी। तो बिल्डर ने एक तरीके से वो किस्त ना देकर वो पैसा किसी और कामों में लग गया, एंड जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में हम सब लोग आ गए। ठीक है, दिक्कत में बिल्डर भी आया आज की डेट में, बट उनके लिए शायद वो एक छोटी दिक्कत हो सकती है, बट एक छोटा मीडियम क्लास व्यक्ति के लिए वो एक बहुत बड़ी
इशू है, उसकी फैमिली का, क्योंकि यहाँ पर रहने का क्वेश्चन आता है। जी, एक चीज और ये लेकिन बताइए। सरकार को कोई ना कोई ऐसा मेथड निकालना ही चाहिए कि जिससे कि, और आज की डेट में आप खुद देख रहे हैं कि कोई भी बायर, हर आदमी आज की डेट में जो नया है वो सिंपल ये कहता है, भाई मुझे तो रेडी टू मूव चाहिए। आप इसका मेथड वही जो यूएसए वगैरह में, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है, कि पहले बिल्डर मकान बनाता है फिर सेल आउट करता है, उसको लोन मिल जाता है जिससे कि वो खरीदता है और वहां पर तुरंत जो जो बेचते जाता है उसका पैसा जमा होता जाता है। जी, देखिए, आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखें, अगर दिल्ली एनसीआर में देखें, दिल्ली एनसीआर तो नहीं, खैर मैं कहूंगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये रेरा एक्ट ही इसी वजह से आया कि बिल्डर्स देर पे देर लगा रहे हैं। और वो आने के बाद फिर जैसे जेपी के साथ हो रहा है, फिर वो आपको बहुत केसेस मिलेंगे जो फिर वो लोग आईआरपी में चले जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, फिर वो प्रोसेस एक नया शुरू होता है और उसमें कौन आएगा, कितना समय लगेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं होता। सड़ा हुआ सिस्टम है हमारे समाज देश में, आपको भी पता है। इस सिस्टम में काम करना बहुत ही मुश्किल है किसी को भी, कोई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो। इस सिस्टम में खामियां हैं और उसमें एक आम नागरिक क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं अभी तक, जो कानूनी तौर पर या उन सब में कितना आपका मेंटल बैंडविड्थ और कितना समय, कितना रिसोर्स आपको लगाना पड़ रहा है लगातार? क्या आप लोग ऐसी कोई लड़ाई लड़ भी रहे हैं या फिर आप लोग अब निराश हो चुके हैं और आपने छोड़ दिया है कि कुछ नहीं कर सकते हैं? मुकुल जी, देखिए, छोड़ा तो नहीं जा सकता है। फिर एसोसिएशंस बनती हैं, फिर लोग अपना समय निकालते हैं, फिर लॉयर्स ढूंढते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के वो लॉयर की फीस देते हैं, और होता ही है कि फिर आप वॉलंटरली ये काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी भी एसोसिएशन है, उसके ऑफिस बेयरर्स हैं जो बेचारे अपना टाइम निकाल के कभी लखनऊ भागते हैं, कभी दिल्ली भागते हैं, कभी ग्रेटर नोएडा, कभी याइडा अथॉरिटी से मिलने जाते हैं। पेपर्स में दिखाया गया था आपको, अगर वैसे मिलता तो आपको क्या लगता है किस तरह की वो जगह होती जहां आपने रहने के लिए अपना सपना देखा था? एक्चुअली जगह तो देखिए, वो मेरे हिसाब से तो वो एक्चुअली एक यहाँ का, इस पूरे इंडिया की एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी होती। आज भी अगर उस एरिया को कोई ढंग से डेवलप करे, शायद अगर जेपी ने उसको ढंग से डेवलप किया होता तो जेपी जितनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जो मैं सोचता हूं शायद उतनी फाइनेंशियल क्राइसिस में होता ही नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस में ही नहीं होता उतनी। एंड आज भी अगर कोई नया लैंडर उसे लेकर, अब जैसे अदानी का सुन रहे हैं, अगर वो लेकर उस एरिया को डेवलप करेगा तो मैं समझता हूँ वो ग्रेटर नोएडा की बेस्ट प्लेस होगी यहाँ पर रहने वाली, स्पेशली कंट्री होम्स वन, क्योंकि वो रेसिंग ट्रैक के बिल्कुल बराबर में है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर वो बनता है तो इट ड्रीम हाउस। वो ऐसा होगा कि आदमी अपनी ज़िंदगी के लिए सफिशिएंट है। मतलब हमारी तो फैमिली के लिए बहुत है, छोटी सी फैमिली है, तो मुझे लगता है इनको दूसरा करना ही चाहिए होगा। हाँ, अगर सब कुछ डेवलप हो जाता है तो आप पॉजिटिव हैं आगे आने वाले दिनों से? ऑलवेज भी पॉजिटिव रहते हैं हम, तो कभी नेगेटिव हुए ही नहीं। ऑनेस्टली बताऊं, इतनी प्रॉब्लम भी है तो ये ज़रूर है कि हमारा कोई अब पैसा वैसा तो है नहीं, हराम का तो है नहीं, तो और वी ऑल आर पॉजिटिव। जितने भी हमारे ग्रुप में लोग हैं वे सभी इस बात को पॉजिटिव, तो डरते हैं थोड़े से, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव में तो थे कि कहीं नहीं जाने वाला, देर समय लगेगा। आपने कहा कि आशा की किरण आपको नजर आ रही है, क्या है ये आशा की किरण? आशा की किरण यही है कि भाई, क्योंकि अब जेपी एसोसिएट एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी में गया था, एनसीएलटी ने अल्टीमेटली अदानी को पूरे जयप्रकाश एसोसिएट के लिए को दिया है। तो आपको लग रहा है कि इससे आप तक जो इतने दिन से लगातार आप लोग जूझ रहे हैं बस उम्मीद है उसमें? कि हमें, अब उम्मीद है कि शायद हमें अपना प्लॉट मिल तो जाएगा। देखिए, देयर इज होप अगेन, आशा जागी है, लेकिन फिर वही बात है कि बहुत बार जागी थी पहले भी आशा, और उसका कुछ निकला नहीं। तो अब तो वही है कि बस मिल जाए हमारी संपत्ति, और जिस उस पे घर बनाया जाए एक। लेकिन अभी जो हालात है, अभी जैसा लग रहा है कि सारा प्रोजेक्ट अदानी को जा रहा है और एनसीएलटी कोर्ट ने भी अदानी को दे दिया, तो बायर्स की उम्मीद जागी है कि हो सकता है कि अब हम लोगों को हमारा घर मिल जाए। अच्छा, मान लीजिए कि अब आप लोग को ये पता चलता है कि हाँ भाई, ये जो आप जिस आशा की बात कर रहे हैं, जो होप है, ये पूरी हो जाती है और आपको मिलती है कि हाँ भाई ये ज़मीन है और यहाँ पर आप अपना घर बनाइए, तो ये फीलिंग कैसी होगी?
अगर मैं अपने पेरेंट्स की, खासकर अपनी मदर को कोट करूं, तो ये जब प्रॉपर्टी जब हाथ में आ जाए और उस पे घर बनना शुरू हो जाए, तो कहते हैं जैसे गंगा नहा लिए, वो वैसी उन लोगों को फीलिंग होगी कि उनकी जमा पूंजी, उनकी मेहनत की कमाई लगी है उसमें। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मतलब अब ऑप्शन तो किसी के पास है नहीं, हम सब जो भी आ रहे हैं, जो भी यहाँ से कहीं से माइग्रेट करके आ रहा है, वो सब इन्हीं बिल्डिंग्स में अपने घर लेना चाहते हैं, इन्हीं सोसाइटीज़ में ज़मीन लेना चाहते हैं। तो क्या अगर कोई सलाह आपने, क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं, आपने खुद झेला है, देखा है और अभी भी उसी संघर्ष में हैं आप, तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि लोग जो हैं वो किस चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि भरोसा कैसे लाएं वो इस अपना? मैं तो सभी को, मेरी तो एक ही सलाह है, किसी भी अधूरे प्रोजेक्ट में मत जाओ जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। कंप्लीट प्रोजेक्ट में चाहे फ्लैट खरीदो, प्लॉट खरीदो, अपना रजिस्ट्री कराओ, घर बनाओ इमीडिएटली। उसमें वेट भी मत करो कि मतलब हमने प्लॉट खरीदा है तो चलो बाद में बना लेंगे। इमीडिएटली बना के अपना कब्जा करो, वही एक सबसे आसान रास्ता। वरना बिल्डर्स का कोई भरोसा नहीं है आजकल। अच्छे से अच्छे बिल्डर भी धोखा दे रहे हैं, मतलब ऐसा कोई भी बिल्डर नहीं है जो धोखा नहीं दे रहा। सभी बिल्डर एक जैसे मुझे तो दिख रहे हैं इस वक्त। अभी हम ATS में बड़ी मुश्किल से मैंने घर लिया उनसे, बहुत फाइट करके, पोजीशन का बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल से लिया मैंने, फाइट करके, लड़के झगड़ के करके। अभी मैंने 2019 में लिया था, अभी पोजीशन मिली है लास्ट ईयर। और ये सिर्फ आपकी नहीं, मतलब लगभग सारे प्रोजेक्ट जो भी बन रहे हैं वो सब जगहों पर यही दिक्कतें आ रही हैं, सभी जगह में ऐसी, हर इंसान की वही कहानी है। ऑलमोस्ट। अब ये मान लेते हैं राजपाल जी कि आपको चाबी मिल रही है, अब मतलब हो गया है आपका काम, पोजीशन मिल रहा है आपको, कितनी खुशी होगी आपको जब ये होगा? उसको कोई जवाब ही नहीं यार। 15-16 साल से सफर करने वाला आदमी क्या सोचेगा आप बताइए? यही सोचेगा चलो यार देर भी सही, जो भी हुआ सो हो गया, बट अब घर तो मिल जाए। दरअसल ये सिर्फ ज़मीन और इमारत नहीं है, ये लाखों लोगों के सपने और ज़िंदगी है जो कि अटक गई है। ये एसेट अब बोझ बन चुके हैं, क्योंकि EMI चल रही है बैंक की, साथ के साथ किराया भी देना पड़ रहा है लोगों को, और कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बायर्स हैं उनको जल्द से जल्द पोजीशन मिलेगा और इसमें कोई ना कोई अथॉरिटी आ करके इंटरवीन करके इन लोगों को एक बेहतर रास्ता दिखाएगी। कैमरे के पीछे हैं अहमद अब्बास, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।